सीरीज के स्टार्टिंग में हम हिस्ट्री के सबसे पावरफुल हीरो जियांगू के बारे में सुनते हैं, जिसने अपनी स्वॉर्ड के मार्शल आर्ट स्किल की हेल्प से एक ही साथ हजारों सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। ये स्टोरी प्रेजेंट में एक बूढ़ा आदमी हमारे हीरो को नरेट कर रहा था, वो भी उसकी स्वॉर्ड लेकर। हमारा हीरो सू भाई अपना स्वॉर्ड वापस लेते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, कहानी सुनानी है तो नॉर्मल तरीके से सुनाओ ना, वैसे भी 2 घंटे से सिर्फ पोयम पढ़ रहे हो। ये बोलकर वो नाराज होकर ज्यादा पैसे ना देकर जाने लगता है। ओल्ड मैन एक अच्छा कस्टमर खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो हमारे हीरो को रोककर कहता है कि मेरे पास एक और अमेजिंग कहानी है, क्यों ना मैं तुम्हें वो सुनाऊं। ये कहानी है एक ऐसे यंग लड़के की जिसने अपने एस्टोनिशिंग पावर का यूज करके 4 फैमिलीज के यंग मास्टर को हरा दिया, लेकिन फिर अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के चलते वो काफी ज्यादा बीमार हो गए और एक दिन उन्हें वांग फैमिली ने पकड़ लिया। इस कहानी को सुनकर स्टार्टिंग में तो हमारा हीरो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पूरी कहानी पता लगती है वो कहता है कि रहने दो, मैंने ये कहानी पहले ही सुनी हुई है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सू भाई अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए एक ओल्ड मैन की हेल्प करता है, जो कि बारिश में आगे बढ़ते हुए फिसलकर नीचे गिर गए थे। उसने बहुत ही क्लासी तरीके से अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उनके छाती को पकड़ लिया था। बेचारे ओल्ड मैन तो इस नए हीरो से पहली बार मिल रहे थे, पर फिर वो उसकी स्माइल देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, बेचारे ओल्ड मैन को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हमें सुबाई को दिखाते हैं, जिसके मास्टर ने उसे येलन सिटी एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए भेजा था। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि उसका मिशन और कुछ नहीं बल्कि उसी बीमार लड़के को बचाना है जिसे वांग फैमिली ने पकड़ लिया है। वो लड़का जिए फैमिली का यंग मास्टर जिएजिंग है, जिसकी पावर की वजह से वो पास में मैन सियान नाम से फेमस था। हमें पता लगता है कि सू भाई अकेले ही नहीं बल्कि 2 और लोग थे जो उस बीमार लड़के को बचाने के लिए मिशन पर आए थे। इन दोनों में से लड़के का नाम फेंग जोजिन था और लड़की का नाम यूगोंग, जो कि कैरेज के अंदर से छुपी हुई बात कर रही थी। यूगोंग की बातों से हमें पता लगता है कि उसे भेजने वाली जिए फैमिली की जिए यूलिंग है। फेंग जोजिन जिएजिंग को बचाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन फिर यूगोंग के एक डंपलिंग मारने पर उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इधर हमें सुबाई को दिखाते हैं, जो कि राह देख रहा था वांग फैमिली के सोल्जर्स की, जो कि अपने साथ कैरेज लेकर आ रहे थे। इस कैरेज में ही जिएजिंग मौजूद था। सुबाई बड़ी चालाकी से उन सोल्जर्स को बारिश के पानी की छींटे से डिस्ट्रैक्ट करते हुए बड़े आराम से कैरेज के अंदर चला जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कैरेज के अंदर उसे जिएजिंग मिल जाता है, जिसके आसपास सोल्जर्स बैठे हुए थे। तो सबसे पहले वो उन्हें मारकर बेहोश कर देता है, और जैसे ही जिएजिंग को होश आता है तो वो उसे भी अलर्ट कर देता है कि वो उसे यहाँ पर बचाने आया है। दूसरे ही पल फेंग जो भी अपने कैरेज के साथ उन गार्ड्स का रास्ता रोक चुका था। फेंग को देखने के बाद वो गार्ड्स अपना अपना वेपन निकालकर अलर्ट हो जाते हैं। गार्ड्स के लीडर को फेंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उससे पूछने पर कि वो कौन है और वांग फैमिली के सामने क्यों आया, फेंग तो बड़े स्वैग में अपना इंट्रो देने वाला था, पर तभी यूगोंग उसे डंपलिंग मारकर याद दिलाती है कि वो लोग यहाँ पर जरूरी काम से आए हैं, तो पर्सनल बातें बाद में करेंगे। तो बस फिर क्या था, फेंग अपनी स्वॉर्ड स्किल शो करते हुए काफी आराम से उन गार्ड्स को हराना शुरू कर देता है। फेंग काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने 2 ही अटैक में उन सोल्जर्स को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। अब फाइनली फेंग उन्हें अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि वो इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि यूगोंग और फेंग जो असल में पैलेस ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट है। ये बातें हमारे हीरो सुबाई ने भी सुन ली थी। उसे समझ नहीं आता कि पैलेस ऑफ लर्निंग के डिसाइपल्स आखिर यहाँ पर क्या करने आए हैं, पर ये सोचते हुए वो इतना ज्यादा खो गया था कि उसने गलती से जिएजिंग को हर्ट कर दिया था। बेचारा जिएजिंग तो जोर से चिल्ला भी नहीं पाता। इस कॉमिक सीन के बाद वो दोनों फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं, इस फाइट का फायदा उठाते हुए। वैसे तो हमारे सुबाई की स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसे फेंग जो ने नोटिस कर लिया था और वो इस बारे में अपनी सीनियर यूगोंग को अपडेट कर देता है। जिएजिंग बीमार होने की वजह से खुद नहीं भाग पा रहा था, इसलिए सुबाई को उसे अपनी पीठ पर लेकर दौड़ना पड़ता है, जहाँ फिर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो रूफटॉप तक पहुँच गया था। लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके सामने यूगोंग खड़ी हो गई थी। वो उसे देखते हुए कहती है कि मुझे तो पहले ही समझ आ गया था कि कैरेज के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी सुबाई का कहना था कि अब भी तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, और वो उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कर रहा था। पर फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे फिर से यूगोंग अपने सामने खड़ी हुई दिखती है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो वहाँ पर पड़े हुए एक लकड़ी के टुकड़े को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। पर यूगोंग के स्किल्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग थे। वो बड़े ही आराम से उस लकड़ी के टुकड़े को वापस से रिवर्स करके सुबाई की तरफ थ्रो कर देती है, और अब वो फिर से उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए कह रही थी कि तुम्हारा मूव्स था तो कमाल का, लेकिन ये मुझसे बचने के लिए काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। पर सुबाई का कहना था कि उसने अभी तक अपने स्किल्स दिखाने शो नहीं किए, अगर ऐसी बात है तो फिर ये चेक करो। और ये बोलने के बाद वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा तेज करते हुए अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अपने सामने सुबाई के इतने सारे क्लोन्स देखने के बाद यूगोंग सच में कंफ्यूज हो जाती है, पर साथ ही वो एक और चीज से क्यूरियस हो गई थी कि आखिर इस लड़के को जिए फैमिली के मार्शल आर्ट के बारे में कैसे पता है, और यही चीज तो जिएजिंग को भी अजीब लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट को कैसे सीख पाए, पर सुबाई बिना छुपाए बता देता
कहता है कि मेरे मास्टर ये फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझे ही उन्होंने ये सिखाया है। आगे बढ़ते हुए सुबाई जेइंग की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्व करने लगा था। ये देखने के बाद जेइंग भी लाइक, क्या तुम मेरी पावर एब्जॉर्व कर रहे हो? पर सुबाई कहता है, लगता है तुमने कुछ नोटिस नहीं किया कि अब तुम अच्छे से बात कर पा रहे हो और तुम अब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। सुबाई काफी केयरफुली उसे शहर से बाहर लाकर एक पुल पर खड़ा कर देता है, जहाँ पहुँचने के बाद जेइंग को सच में अपनी तबीयत में सुधार महसूस हो रहा था। वो तो सुबाई से पूछने वाला था कि आखिर उसने उसकी हेल्प क्यों की, पर उससे पहले ही सुबाई उसकी तरफ एक लॉकेट थ्रो करता है, जो कि देखने पर जेइंग को अपने 7th अंकल की महसूस हो रही थी। उसे पता लग जाता है कि सुबाई के मास्टर और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल हैं। यहाँ सुबाई जेइंग से कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुमसे एक बात कहने को कही थी और वो ये था कि तुम अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए अब तुम्हें उस सीक्रेट मार्शल आर्ट की कोई जरूरत नहीं, तो तुम्हें वो पेज मुझे दे देना चाहिए। जेइंग बिना किसी सवाल जवाब के वो पेज निकाल कर सुबाई को पकड़ा देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे अंकल से कहना कि मैं उनसे बहुत ज्यादा निराश हूँ। और दूसरा, वो सुबाई को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम इस मार्शल आर्ट को बिल्कुल मत सीखना, वरना तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। अभी के लिए तो सुबाई को उसकी किसी भी बात का कुछ मतलब समझ नहीं आता, पर इससे पहले कि वो और ज्यादा सोचकर बातों का मतलब पता लगा पाता, तभी वहाँ पर यूगोंग आ जाती है, जिसे देखकर सुबाई भी लाइक, इतनी बारिश की रात में तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वैसे भी जिस लड़के को तुम चाहती थी वो तो यहाँ से जा चुका। पर यूगोंग तो उसे ये कहते हुए चौंका देती है कि मैं उस लड़के के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। सुबाई को लगता है ये मुझे मारने आ रही है, तो वो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाकर डराने की कोशिश करने वाला था, पर यूगोंग तो बड़ी तेजी से उसके पीछे पहुंचकर उसका स्वॉर्ड ही गायब कर देती है। सुबाई को लग रहा था कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन तभी हमें यूगोंग की हरकतों से पता लगता है कि वो सुबाई को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसकी स्वॉर्ड पर लगे हुए निशान को चेक करती है। उस स्वॉर्ड पर लिखा हुआ नाम उसे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था और फिर ये पढ़ने के बाद वो सुबाई को उसकी स्वॉर्ड वापस करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसकी हरकतों से सुबाई को इतना तो कंफर्म हो गया था कि पक्का ये मेरे मास्टर को जानती होगी, लेकिन मास्टर को कैसे जानती है ये उसे अभी तक नहीं पता लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम सुबाई को अपने घर वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ जंगल क्रॉस करते हुए उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर फिलहाल के लिए वो इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता और नाचते गाते अपने मास्टर के पास पहुँच जाता है, जो बेचारे आराम से अपना खाना एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबाई था कि उन्हें एक भी निवाला खाने नहीं देता, बल्कि बातों के चक्कर में वो तो उनका खाना गिरा देता है, जो कि कुत्ता खा लेता है। इस चक्कर में तो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। असल में तो सुबाई वो टेक्निक दिखाने वाला था, जिसे मास्टर ये पूछते हुए कि क्या उसने याद कर लिया, उसके हाँ कहने पर वो उसे जलाकर राख कर देते हैं। पर तभी मास्टर को अचानक से वहाँ पर किसी खतरे का एहसास होता है। उन्हें इस तरीके से बाहर आते हुए देखकर सुबाई पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा शांत क्यों हो गए। मास्टर कहते हैं कि उन्हें ढूंढते हुए कोई यहाँ पर पहुँच गया है। सुबाई के पूछने पर कि कौन, वो बताते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े सेक्ट के लोग। सुबाई ये जानकर हैरान था कि हेवनली पैलेस ऑफ शांगलिंग के लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ना तो वो उनसे लड़ सकते हैं और ना ही यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। सुबाई सोचता है कि मास्टर फाइट करेंगे, पर वो तो लड़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं। अब तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर का प्लान क्या है और हेवनली पैलेस ऑफ शांगलिंग के लोग मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं। मास्टर से पूछने पर वो बताते हैं क्योंकि मैंने उन लोगों का एक खास ट्रेजर चुरा लिया। सुबाई कहता है कि मास्टर, समझदार लोग कभी भी अपने से ताकतवर लोगों से फाइट नहीं करते, तो क्यों ना हम वो ट्रेजर वापस करते हुए उनसे माफी मांग ले। पर मास्टर कहते हैं कि वो ट्रेजर तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो ट्रेजर तुम खुद हो। सुबाई तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर मास्टर की बातों से उसे पता लगता है कि वो ट्रेजर और कुछ नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस सीक्रेट टेक्निक्स थी, जो सुबाई के याद करने पर मास्टर ने जला दी। इसलिए वो ट्रेजर और कोई नहीं बल्कि सुबाई खुद बन गया है। यहाँ मास्टर सुबाई से कहते हैं कि मैं उन गार्ड्स को रोकूंगा, पीछे से तुम मौका पाकर यहाँ से निकल जाना। वो तो इमोशनल हो जाता है कि मास्टर खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, पर उसके मास्टर तो उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ से भागने के बाद तुम हेवनली पैलेस ऑफ शांगलिंग में अप्लाई करना, क्योंकि तुम हमेशा से वहाँ के डिसाइपल बनना चाहते थे ना। एक बार तुम वहाँ जाकर नई नई टेक्निक सीख लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, फिर मुझे आकर रेस्क्यू कर लेना। वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है। उसके जाने से पहले मास्टर उसे गिफ्ट के तौर पे एक वाइन देना चाहते थे, जो उन्होंने मिट्टी में गाड़ के रखा हुआ था, वो भी तब जब वो इस सेक्ट में आए थे। पर सुबाई के उस वाइन को हाथ लगाने से पहले ही वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम बाइलोंग था और दूसरे का नाम बाई ही था। वो दोनों मास्टर को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए ग्रीट करते हुए वो दोनों मास्टर के साथ लड़ने लग जाते हैं। मास्टर ने उनसे फाइट करने के लिए अपनी झाड़ू का यूज करना शुरू कर दिया था। काफी ज्यादा ऑसम मूव्स होने के बाद भी ये दोनों मास्टर पर ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये देखने के बाद सुबाई भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उन दोनों से लड़ने लग जाता है। पर वो दोनों थोड़ी ही देर में सुबाई को भी ओवरकम करके हर्ट करने वाले थे कि मास्टर आकर उसे बचा लेते हैं। अब मास्टर ने काफी आसानी से अपनी मूव्स का यूज करके उन दोनों को वहाँ से भगा दिया था। ये देखकर सुबाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर आप तो कमाल के हैं, आपने उन्हें भगा दिया। पर मास्टर कहते हैं कि वो दोनों इल्यूजन क्रिएट करने में मास्टर हैं और वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और अभी भी वो भागे नहीं है, यहीं कहीं छुपे हुए हैं। तभी जो वाइन मास्टर सुबाई को गिफ्ट के तौर पे देना चाहते थे वो खुद ही गटकने
लग जाते हैं। ये देखकर वो कहता है कि मास्टर, आप तो ये मुझे देने वाले थे ना, फिर आप खुद क्यों पी रहे हैं? पर मास्टर का कहना था कि मुझे डर था कि अगर हम अभी नहीं पीते तो मेरा ये खास दोस्त मुझसे इसे छीन लेता। और फिर हमें पता लगता है कि वो जिस खास दोस्त की बात कर रहे हैं उसका नाम हेलियान जिएयुए है, जो कि रूफटॉप पर खड़े होकर उन दोनों पर नजर रख रहा था। मास्टर हेलियान को देखने के बाद सुबाई को याद आता है कि वो स्टोरी टेलर असल में जिस मास्टर जियांगू की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सुबाई का मास्टर था, जिससे भी ज्यादा पावरफुल मास्टर हेलियान है। इस बारे में वो अपने मास्टर से पूछते हुए कहता है कि मास्टर, उस स्टोरी टेलर ने कहा था कि ये आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये हमें हरा देंगे? मास्टर इस बात पर कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मास्टर हेलियान का कहना था कि सांगलिंग हेवनली पैलेस के 2 एल्डर्स कभी भी आपस में नहीं लड़ते। मास्टर जिए का कहना था कि क्या फिर हम आज लड़ेंगे? सुबाई तो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर रेडी भी होने वाला था, पर मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जियांगू इसीलिए पड़ा था क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड की स्ट्राइक से 1000 पीपल को मारने की ताकत रखता हूँ। मास्टर हेलियान को लोग स्प्रिंग ब्रीज के नाम से जानते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का इनर कुंफू ही उन्हें बाकी सारे लोगों से अलग बनाता है। कोई भी चीज उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास जाती है तो वो उनकी बॉडी के आसपास के ऑरा से ही टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। और इस चीज का डेमो देने के लिए मास्टर अपने हाथ में रखे हुए झाड़ू का यूज करते हैं, जो कि जैसे ही मास्टर हेलियान के पास पहुंचता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर वो उसी से मास्टर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे मास्टर भी बड़े चालाक थे, वो उस अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जिससे कि बाय लॉन्ग और बाय ही के कपड़े फटकर उनकी हालत खस्ता हो जाती है। अब इस बात पे वो तो मास्टर पर अटैक करने वाले थे, लेकिन मास्टर हेलियान के कहने पर कि मैंने अगर वादा किया है तो मैं मास्टर को सेक में वापस ले आऊंगा, तुम लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, वो सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर मास्टर जिए मास्टर हेलियान के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि सुबाई को सही सलामत यहाँ से जाने दिया जाए। मास्टर हेलियान तैयार थे, लेकिन मास्टर ये जानते थे कि उनके यहाँ से जाते ही सुबाई पर मौत का खतरा मंडराने लगेगा, इसलिए वो जाते जाते सुबाई से कहते हैं कि जाकर पेरिस ऑफ लर्निंग में एडमिशन ले लेना और ताकतवर होकर मुझे बचाने आ जाना, इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। इधर मास्टर का अंदाजा बिल्कुल सही था, उनके वहाँ से जाते ही कुछ असैसियन सुबाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मास्टर ने सुबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास बैरियर बना दिया था और वो उसी का यूज करके उन सारे असैसियंस को मार डालते हैं। मास्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनका ऑरा देखने के बाद तो सुबाई फुल टू इम्प्रेस हो जाता है। वो तो मास्टर का सोचकर काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था, पर उसका पालतू डॉग उसका बैकपैक लाकर कहता है कि यहाँ से जाओ। वो समझ गया था कि अगर उसे मास्टर को वापस लाना है तो उसे ताकतवर बनना ही होगा, जिसके लिए वो अपना सफर स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें शैंगलिन के हेवनली पैलेस के 2 और एल्डर्स को दिखाते हैं, जिन्हें जैसे ही पता लगता है कि मास्टर्स ये वापस आ रहे हैं तो उनका खून खौलने लगता है। उस पर तो वो ये जानकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका वो सीक्रेट ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि मास्टर जिए और मास्टर हेलियान सालों पहले काफी अच्छे दोस्त रह चुके थे, इसलिए वो एक दूसरे को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इन्हें कुछ करना होगा। साथ ही यहाँ पर मास्टर लॉन्ग को सू सरनेम वाले लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, जिस पर मास्टर बाय जिले उन्हें अश्योर कराते हुए कहते हैं कि फिक्र नॉट, मास्टर जिए का वो डिसाइपल सुबाई अब जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि उसे मारने के लिए उन्होंने बाई हे और बाई लॉन्ग को छोड़ दिया है। इधर दूसरी तरफ बाई हे और बाई लॉन्ग अपने डिसअपियर होने वाली एबिलिटी का यूज करके रास्ते में ही सुबाई का इंतजार करने लगते हैं, पर उन दोनों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बाई का कोई अता पता नहीं होता। एक शराबी आकर तो उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, जिससे बेचारे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब वो वापस से विजिबल होकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो पियक्कर उन्हें देखकर गोस्ट समझ लेता है। बाई ही और बाई लॉन्ग को तो लग रहा था कि सुबह इतना ज्यादा चालाक है कि उन्हें चकमा देखकर वो ऑलरेडी सेट के अंदर एंटर हो चुका होगा, पर इसके अपोजिट तो सुबह बेचारा उल्टा मैप पकड़कर कहीं और ही पहुंच जाता है। और जब इस बारे में उसे पता लगा था तो 7 दिन वापस लेकर वो फिर से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाता है। रास्ते में उसे वो पियक्कर भी दिख गया था जो आसपास के लोगों को गोस्ट से आगाह करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। पर जैसे ही सुबह को पता लगता है कि उन गोस्ट के पास एक के पास हॉर्न था और एक के पास फेदर, तो वो समझ जाता है कि ये पक्का वही 2 नमूने होंगे। ये जानकर कि वो बाहर सेफ नहीं है, उसे फटाफट पैलेस ऑफ लर्निंग चला जाना चाहिए, वो दौड़ लगा देता है। सुबह एक दरवाजे के सामने पहुंच गया था जिसके आगे उसे पहाड़ चढ़कर पैलेस ऑफ लर्निंग पहुंचना था। पहले तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चढ़ाई शुरू करता है, लेकिन चढ़ते चढ़ते बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो तो यही सोच रहा था कि इतने कोने में छुपा कर क्यों पैलेस बनाया। बेचारा यही सोच रहा था कि पता नहीं वहां तक पहुंच भी पाएगा या नहीं कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज और किसी
किसी की नहीं बल्कि फेंग जाओ की थी, जो अपनी टीम के साथ सुबाई का रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। वो तो सुबाई को पहचान भी जाता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरा टास्क खराब किया था। पर इससे पहले कि मैटर सीरियस हो पाता तभी वहाँ पर जिए यूलिंग की एंट्री हो जाती है। ये वही बंदा है जिसके कहने पर यू गोंग और फेंग जो टास्क लेकर बाहर गए थे। ये दोनों आपस में ही सुबाई के लिए लड़ने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे क्योंकि उसके पास एक मेटल की स्वॉर्ड जो थी। वैसे यहाँ फेंग जाओ अपनी पावर दिखाने के लिए अपनी बैम्बू स्वॉर्ड में काफी ज्यादा एनर्जी गैदर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और अफसोस उनके बीच कंपटीशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए वो दोनों सुबाई की स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करते हैं। छीना झपट्टी में वो स्वॉर्ड हवा में उछल जाती है और उसे पकड़ने वाला कोई तीसरा ही पर्सन था। हमें पता लगता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जाओ ज़ेंग मास्टर है, इस पैलेस के स्वॉर्ड मास्टर। उन्होंने भी सुबाई की स्वॉर्ड पे लिखे हुए नाम को पढ़कर पहचान लिया था कि आखिर ये स्वॉर्ड है किसकी। सुबाई के बताने पर कि वो इनके सेक्ट में एडमिशन लेने आया, वो बिना जांच पड़ताल के उसे एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने जाते जाते यूलिंग और फेंग को ऑर्डर दिया था कि वो सुबाई को अपने साथ लेकर आए। उनका टेलीपोर्ट करने का अंदाज इतना अलग था कि बेचारा सुबाई तो डर जाता है कि वो उसकी पिटाई न लगा दे। पर पैलेस ऑफ लर्निंग देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत जगह थी, वो तो मनमोहित हो जाता है। मास्टर जाओ जिंग सभी को एक्सट्रीमली इविल का मतलब समझा रहे थे। जहाँ यूलिंग से पूछने पर वो तो टॉपर बच्चे की तरह सही जवाब दे देता है, लेकिन फेंग से पूछने पर वो बिल्कुल किसी बैक बेंचर की तरह बहुत ही आलतू फालतू सा जवाब देता है, जिससे बेचारे को पिटाई खाने को मिल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें मास्टर लॉन्ग को दिखाते हैं, जिन्हें किसी ने ये संदेश भिजवा दिया था कि सुबाई पैलेस ऑफ लर्निंग का डिसाइपल बन चुका है, साथ ही उनके दोनों नमूने अपने मिशन में फेल हो चुके हैं। अब वो पैलेस में रहते हुए तो सुबाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए वो उस ईगल से कहते हैं कि सुबाई का सेक्ट से बाहर निकलने का इंतजार करो, जैसे ही वो बाहर निकले उस पर हमला कर देना। इधर दूसरी तरफ टीचर जब हमारे सुबाई से उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं तो उसके जवाब इतने ज्यादा मुंह फटते हैं कि सभी बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं टीचर अब इसका क्या हल करेंगे, पर वो उसे कुछ नहीं कहते। वहीं सुबाई के इस अंदाज को देखने के बाद तो फेंग उससे दोस्ती करना चाहता था, पर वो ज्यादा भाव नहीं देता। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ सुबाई अपने मास्टर को याद करते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर जाओ ज़ेंग और उनके दोस्त लीवाई को दिखाते हैं, जिन्हें भी एक छोटे से लेटर के जरिए पता लग गया था कि सुबाई और किसी का नहीं बल्कि मास्टर जिए का डिसाइपल है, जो कि फिलहाल शैंगलिन के हेवनली पैलेस में है। उनके दुश्मन पीछे से सुबाई पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों चौकन्ने रहने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ काफी ज्यादा रात होने के बावजूद भी अभी तक हमारा सुबाई जाग रहा था। वहीं दो डिसाइपल जो कि उस पर नजर रख रहे थे वो बस उसके सोने का इंतजार करने लगते हैं। फाइनली जब सुबाई सोने जाता है तो वो लोग एक हिडन नीडल का यूज करके उसे बेहोश करने की तैयारी कर रहे थे, पर हमारा सुबाई तो अपने टू फिंगर की यूज से ही उन नीडल्स को पकड़ लेता है। उसका ये फास्टेस्ट मूव देखने के बाद तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उस पर तो जब उसे ये सुनने को मिलता है कि सुबाई सालों से सोया नहीं, उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं। पर उसके नीडल में नींद की दवाई मिली हुई थी जो कि बॉडी के अंदर ना भी जाए पर स्किन से टच होने पर भी नींद आ जाती है, और ऐसा हमारी सुबाई के साथ होता है। नीडल पकड़ने की वजह से वो बेहोश हो गया था और वो दोनों उसे उठाकर अपने बॉस यानी फेंग जाओ के पास ले जाते हैं। फेंग तो सुबाई को सोता हुआ देखकर कहता है कि आधी रात को उसको उठाकर मेरे कमरे में क्यों ले आए। उसके चमचे कहते हैं कि बॉस ये आपकी बेइज्जती करा था ना, तो इसको सबक सिखाते हैं। पर वो तो कहता है कि गलती से अगर यूलिंग को पता लग गया कि मैं सोते हुए सुबाई को परेशान कर रहा था, पूरे सेक्ट में वो मुझे बदनाम करके रख देगा, इसलिए जल्दी से इसे वापस छोड़ के आओ। पर तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि सुबाई अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा हो। और फिर ऐसी हालत में अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, जो कि काफी ज्यादा डेमोनिक हो चुकी थी और वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। उसे इस तरीके से बिहेव करता देखकर यहाँ फेंग अपने चमचों को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों ने क्या किया इसके साथ। वो दोनों तो कहते हैं कि कुछ नहीं बॉस, बस नींद की दवाई थी नीडल में, वो भी इसकी बॉडी के अंदर नहीं गई। लेकिन हाँ याद आया, इसने बताया था कि ये सालों से नहीं सोया, कहीं ये उसी चीज का साइड इफेक्ट तो नहीं। इधर दिखाते हैं कि सुबाई बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, उसे फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ रहा था, साथ ही वो सुबाई को हर्ट भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत ध्यान से फाइट करने लगता है। यहाँ उन दोनों की फाइट के दौरान सुबाई ने फेंग को उठाकर रूम का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर फेंक दिया था और अब वो दोनों ही फाइट के लिए सीरियस लग रहे थे। जहाँ फेंग तो अपने बैम्बू स्वॉर्ड में काफी ज्यादा एनर्जी गैदर करते हुए अटैक थ्रो कर देता है, पर सुबाई भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया था। वो एक ही झटके में अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दो टुकड़ों में तोड़कर उसे हवा में उछाल देता है, और जब फेंग की लैंडिंग होती है तो वो और किसी पे नहीं बल्कि यूलिंग पर लैंड करता है। यूलिंग को तो हंसी आ रही थी और वो फेंग को छेड़ते हुए कहता है कि तुम न्यू कमर से हार गए, और फिर दोनों के बीच में बहस छिड़ती है, जहाँ फेंग यूलिंग को चैलेंज करता है कि तुम इसके साथ लड़के दिखाओ, तो वो चला जाता है हमारे सुबाई के साथ फाइट करने के लिए। जहाँ काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाने के बावजूद भी वो सुबाई को हरा नहीं पाता, वो उसके काफी सारे प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करके उसे फ्रीज कर देता है। उसके चमचों को तो लग रहा था कि उनके बॉस जीत गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सुबाई अपने प्रेशर पॉइंट क्लॉक को रिलीज करते हुए उनके सामने आ जाता है। यहाँ सुबाई को उसके साथ फाइट
फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब तक सुबह की आंखों का कलर चेंज हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ यूलिंग को दिखाते हैं, वो भी हार मान लेता है और फैंग से कहता है कि चलकर टीचर को बुलाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। पर फैंग का ईगो बीच में आ जाता है। वो कहता है कि हम दो पावरफुल डिसाइपल, हम एक न्यू कमर को नहीं हरा सकते। अगर टीचर सुनेंगे तो हमारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए मिलकर इस पर अटैक करते हैं। फैंग तो अपनी टूटी स्वॉर्ड के साथ ही फाइट करने लग गया था, जहाँ अपनी एक्सट्रीम पावर यूज करने के बावजूद भी वो सुबह को हरा नहीं पाता, बल्कि सुबह ही उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े करके उसे जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। अगर यूलिंग बीच में ना आता तो उसकी खैर नहीं थी। यहाँ यूलिंग भी काफी एक्सट्रीम पावरफुल टेक्निक्स का यूज करके, एको का यूज करके हमारे सुबह को हिट करने की कोशिश करता है, पर वो उन अटैक से भी बच गया था। इतना ही नहीं, सुबह तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो इन दोनों के ही अटैक्स इन पर ही रिवर्स यूज करने लग जाता है। यहाँ यूलिंग समझ जाता है कि सुबह कमाल का डिसाइपल है, क्योंकि उसने थोड़ी ही देर में इन दोनों की टेक्निक्स कॉपी कर ली थी। वो दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा पाते, बल्कि खुद काबू हो जाते हैं और अब फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो टीचर को बुलाएंगे। पर दूसरी तरफ हमें टीचर को दिखाते हैं, जो कि अलग ही मसलों से परेशान थे। ग्रैंड मास्टर, मास्टर जो और मास्टर लीवई को बताते हैं कि कुछ ही दिनों में उनके सेक्ट से काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स बाहर निकले और मरे हुए वापस आए। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरी तरफ सुबह इन दोनों पर जानलेवा हमला कर पाता कि तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर ये दोनों लड़के खुश हो गए थे। ये सीनियर और कोई नहीं बल्कि यूगोंग थी, जो उन्हें डांटते हुए कहती है कि इतना बड़ा मसला क्रिएट हो गया और तुमने अभी तक टीचर को नहीं बुलाया। उन्हें तो लग रहा था कि सीनियर सिस्टर के लिए भी इसे संभालना मुश्किल होगा, पर वो तो पाँव रखते ही उसे जमीन में गाड़ देती है। यूगोंग ने थोड़ी ही देर में पता लगा लिया था कि सुबह की बॉडी में कुछ तो इविल है, वरना नींद की दवाई किसी की बॉडी पर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी। वो उन दोनों लड़कों से इस पॉइजन का एंटीडोट मांगने लगती है। वो दोनों निकाल कर देते हैं तो उसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, पर यही बदबू तो एंटीडोट था, जिसे स्मेल करते ही हमारा सुबह बेहोश हो जाता है। और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरे होशो आवाज में था, जो अपने सामने यूगोंग को देखकर खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। उसके आसपास मौजूद बच्चे तो अभी भी उससे डर रहे थे, पर फैंग और यूलिंग को पता लग जाता है कि मामला अब अंडर कंट्रोल है। इससे पहले कि सुबह और किसी चीज के बारे में सवाल करता, यूगोंग उसके प्रेशर पॉइंट को हिट करते हुए उसे बेहोश कर देती है। यूलिंग और फैंग तो खुश हो जाते हैं कि चलो उनकी सीनियर ने आकर उन्हें बचा लिया, नहीं तो आज ये लड़का उन दोनों का खेल खत्म ही कर देता। सीनियर तो कहती है कि जब ये होश में आ जाए तो मुझे बुला लेना, और हाँ, टीचर्स को इस बारे में मत बताना, मुझे खुद इससे पर्सनली पूछताछ करनी है। सीनियर यूगोंग तो वहाँ से जाते जाते यूलिंग को उस पर नजर रखने को कहती है सुबह के ऊपर। अब तक काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन सुबह होश में नहीं आता। फैंग, जो कि यूगोंग के साथ उसके सामने ही खड़ा था, वो कहता है कि क्यों ना सीनियर में से मार कर होश में लाऊं, पर वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके अपोजिट वो तो फैंग को कहती है कि हमें न्यू मिशन पर जाना होगा, हमें पता लगाना है कि सेक्ट में जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे का पर्सन कौन है। फैंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने सीनियर के साथ जाने के लिए, पर सीनियर यूगोंग कहती है कि सुबह को भी अपने साथ ले लो, ताकि रास्ते में इससे पूछताछ कर सकूं। वो दोनों निकल जाते हैं, बग्गी के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें तीसरा पर्सन दिखता है, जो और कोई नहीं बल्कि यूलिंग था। वो भी उनके साथ जाने वाला था। यहाँ फैंग और यूलिंग की फिर से तू मैं होने लग जाती है। वैसे यहाँ यूगोंग सारे टीचर्स से छुपकर वहाँ से जा रही थी, इसलिए वो उन्हें कहती है कि अगर तुम शोर मचाओगे तो हम टीचर की नजरों में आ जाएंगे, पर ये दोनों बाज नहीं आते। यूलिंग तो इतना बदमाश था कि वो फैंग को धक्का मारकर उसे गाड़ी से उतारकर खुद गाड़ी लेकर भागने लगता है, पर फैंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो दौड़ते दौड़ते कैरेज तक पहुंच ही जाता है। हमें दूर से दिखाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर जो थे, जो कि अपने स्पीड का यूज करते हुए कैरेज के सामने पहुंच जाते हैं और अपनी पावर का यूज करके कैरेज को रोक लेते हैं। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें काफी सारे घास के पुतले रखे हुए दिखते हैं। उन्हें कहीं भी कोई भी डिसाइपल नजर नहीं आता। इधर हमें पता लगता है कि ये चारों तो बाल बाल बचे थे। मास्टर से छुपने के लिए वो झाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं। वैसे यहाँ जिस तरीके का बटरफ्लाई क्रिएट करने वाला लेटर मास्टर जो को मिला था, उसी तरीके का लेटर हमें यूगोंग के पास भी देखने को मिलता है। वो कहती है कि मास्टर हमें चाहते तो बड़े आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हम इस मैटर में आगे बढ़े, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाए कि इन सारी मौतों के पीछे का पर्सन कौन है। वो लोग रात वहीं छुपकर गुजारने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हमें सुबह को दिखाते हैं, जो कि सपने में अपने बचपन के सीन याद कर रहा था कि कैसे बचपन में असैसिन्स उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े थे। तब मास्टर थे जिन्होंने उस असैसिन को मारकर उसकी जान बचाई थी। साथ ही मास्टर ने ही हमारे सुबह के असली नाम को चेंज करके उसका नाम सुबह रखा था। मास्टर छोटे सुबह को सुलाने के लिए एक लोरी गाने लगते हैं। अभी आँख खोलने पर प्रेजेंट में वो लोरी सीनियर गाती हुई नजर आती है। सुबह को समझ नहीं आता कि आखिर सीनियर को ये गाना कहाँ से पता लगा। सीनियर की बातों से हमें पता लगता है कि उन्हें ये गाना उनकी मॉम सुनाती थी, और वहीं लू के मास्टर को भी एक खूबसूरत सी लड़की ने ये गाना सुनाया था। अब ये सुनकर तो सीनियर सोच में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंग और योलिंग को दिखाते हैं, जो कि कैरेज लेने गए थे। जब वो वापस आकर देखते हैं कि हमारा सुबह होश में आ गया है, तो वो उस पर अपनी स्वॉर्ड तान लेते हैं।
वैसे यहाँ सुबाई के दोनों सीनियर उसे कल रात के लिए डांट रहे थे, जहाँ उन्हें बातों बातों में पता लगता है कि सुबाई के मास्टर ने उन्हें एक खास तरीके की टेक्निक सिखाई थी, जिसको सीखने के बाद से वो जब भी सोता है उसका ये कुंफू ट्रिगर हो जाता है। इसकी वजह से बेचारा सालों से सो भी नहीं पाया और अब वो इसका एंटीडोट ढूंढना चाहता था। दूसरी तरफ पैलेस ऑफ लर्निंग में ग्रैंड मास्टर को पता लग जाता है कि ये तीनों डिसाइपल्स यहाँ से गायब हैं, जिसके लिए वो बाकी दोनों टीचर्स की क्लास लगा रहे थे। अब तक ये चारों बैफेंग सिटी तक पहुँच गए थे, जहाँ पर जाने के बाद इनकी मुलाकात सीनियर लोकिन से होती है, जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन टावर तक लेकर जाता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक सीक्रेट कोड आना जरूरी है। इस इन्फॉर्मेशन टावर में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो छुपी हुई नहीं थी। वहाँ जाने के बाद फैंग को पता लगता है कि उसकी फैमिली के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं और इन सभी अटैक्स में वो निशान पाए गए हैं जो कि हमारे सुबाई की स्वॉर्ड में है। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता थी, जिसे जानकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी इन्फॉर्मेशन टावर के लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सामान बांधकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट के चीफ मॉन्क को दिखाते हैं, जो अपने एक डिसाइपल को जिएशेंग को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। उन्हें भी पता लग गया था कि सुबाई के पास वो सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें सुबाई को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सुबाई और उसकी टीम अभी तक इन्फॉर्मेशन टावर से बाहर नहीं निकल पाई थी और चारों तरफ से उन्हें असैसिन्स घेर लेते हैं, जिनसे फैंग अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाकर जीत जाता है। यूलिंग अपना सीक्रेट कुंफू और सुबाई को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो लोग वैसे ही डर कर भाग जाते हैं। पर जब यहाँ यू गोंग अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करके सभी को अपनी पावर शो करती है, वो सभी तो फुल टू इम्प्रेस हो जाते हैं। अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो स्काई एंड क्लाउड पैलेस जाएंगे, यानी फैंग की फैमिली के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ हमेशा की तरह हमारा सुबाई गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, जिससे उसके दुश्मन कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि उसे मारने के लिए राह तक रहे थे। गलत डायरेक्शन के बारे में हमारे सुबाई को उस मॉन्क से पता लगता है, जो कि उसे पकड़ने आया था। अब फिर क्या, वो सुबाई को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी पावर शो करने लगा था। फैंग और यूलिंग बताते हैं कि ये मॉन्क सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सीनियर सिस्टर यू गोंग अपनी पावर शो करते हुए उस मॉन्क को काफी कड़ी टक्कर दे रही थी। वो मॉन्क तो अपनी बुद्धा स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे हराने में सीनियर सिस्टर यू गोंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब तो सीनियर सिस्टर को भी लग रहा था कि यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन सुबाई को एक रास्ता दिखता है और वो बग्गी को कोने में से गुजार कर बाहर निकल जाता है। बेचारा मॉन्क जब उन लोगों का पीछा करने लगता है, तब फिर से सीनियर सिस्टर को उसके साथ फाइट करनी पड़ती है और बातों बातों में उन्हें पता लगता है कि इस मॉन्क के इरादे ज्यादा खराब नहीं है, वो तो बस सुबाई को किडनैप करना है, बल्कि खराब इरादे तो उनके हैं जो कोर्ट ऑफ क्यानमिंग से हैं। इनके ग्रुप का नाम रेड क्रो है और ये सुबाई को ढूंढकर उसे जान से मारने आए हैं। सुबाई तो ये देखकर हैरान था कि आज कितने लोग उसे ढूंढने के लिए घर से निकले हैं। देखते ही देखते मॉन्क उन लोगों को रोकना शुरू कर देता है और वो उन लोगों को वहाँ से भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन रेड क्रो का एक मेंबर सीनियर सिस्टर के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था और तीसरा मेंबर फैंग और यूलिंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करके सुबाई को अपने साथ ले जाने लगता है। सुबाई को बेहोशी की हालत में अपने मास्टर की सिखाई हुई सकिंग टेक्निक के बारे में ही पता लगता है, जिसका यूज करते हुए वो उस बंदे की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका था। पर इस टेक्निक का उस बंदे पर कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर जब आकर उस पर अटैक करती है तो ये अटैक सुबाई को भी फील होने लगता है। देखते ही देखते सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी, तो हमारा सुबाई ना चाहते हुए भी अपने हिडन कुंफू को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद तो जब वो अपनी पावर को रिवर्स करता है तो उस बंदे की सारी हड्डी पसली एक हो जाती है। सीनियर सिस्टर की हालत खराब हो चुकी थी, तो सुबाई उसे गोद में लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जहाँ मॉन्क उन्हें चेस कर रहा था। यहाँ सुबाई सीनियर सिस्टर को अपनी आंखें बंद करने का बोलकर अपनी हिडन टेक्निक मल्टीपल शैडो क्लोन का यूज करके उस मॉन्क को हराकर वहाँ से बड़े आराम से एस्केप करने लग जाता है। वैसे अभी तक भी रेड क्रो के लोगों ने हमारे सुबाई का पीछा नहीं छोड़ा था, अब फिर से मॉन्क को उनके साथ फाइट करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि सुबाई को उन्हें लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा था, जहाँ वो उन्हें डायरेक्शन बता रही थी और सुबाई आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें आसमान में एक फायर क्रैकर दिखता है, जिससे सीनियर सिस्टर को पता लग जाता है कि यूलिंग और फैंग दोनों सही सलामत है और अपने सफर को कंटिन्यू कर चुके हैं। तो सीनियर सिस्टर और सुबाई को अब उन्हें ज्वाइन करने के लिए पानी के रास्ते से आगे बढ़ना था, जिसके लिए वो लोग एक बड़ी बोट पर चढ़ने वाले थे, लेकिन बोट में ज्यादा रूम न होने की वजह से उन्हें टिकट मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी कि तभी एक ठरकी बंदा आकर हमारी सीनियर सिस्टर पर लाइन मारने लगता है और अपनी महंगी क्लिप उन्हें देकर चला जाता है। तो अब सीनियर सिस्टर उसी क्लिप का यूज करके उस बोट के रूम को बुक कर लेती है। अब एक ही रूम शेयर करने का सोचकर तो हमारा हीरो ब्लश करने लग गया था। उधर उनके बोट पे चढ़ते ही किनमिंग के बाकी के गार्ड्स उनका पीछा करने लगे थे। शिप पे चढ़ने के बाद सुबाई को नारुमी नाम की लड़की मिलती है, जो कि उसे रास्ता दिखाते हुए उसके रूम तक ले जाती है। हमारे हीरो को वो लड़की काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। सीनियर के सो जाने पर सुबाई उन्हें रूम में छोड़कर बाहर एक्सप्लोर करने जाने वाला था, तभी उसे अपने रूम के बाहर एक ओल्ड मैन नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। उसे पता था कि सुबाई कौन है। वहीं मार्केट में एंटर करने के बाद सुबाई की नजर फिर से नारोमी पर पड़ती है, जो कि उसे अपने साथ एक क्लब के बाहर लेकर गई थी, क्योंकि हमारे हीरो के पास पैसे नहीं थे और उसे पैसे कमाने थे। यहाँ नारोमी
के एक इशारे पर क्लब ओनर बिना पैसों के भी सुबाई को एंट्री दे देती है। क्लब के अंदर जाने के बाद हमारा हीरो वहाँ चल रही गेम में पार्टिसिपेट करता है और काफी तेजी से जीतने भी लगता है। धीरे धीरे सभी लोग उस कलर व्हील गेम से आउट हो जाते हैं, सिर्फ हमारा हीरो ही रह जाता है। अब दूसरी तरफ हमें मास्टर जे को दिखाते हैं, जिसे मास्टर बेई बंदी बनाकर रख रहे थे। मास्टर जे को यहाँ पर मास्टर बेई के सारे काले इरादों के बारे में पता था। यहाँ मास्टर बाई बातों बातों में ये रिवील करते हैं कि उन्होंने किसी को ऑर्डर दिया है कि वो सुबाई को पकड़कर उन तक लेकर आए। दूसरी तरफ हमें सुबाई को दिखाते हैं, जिसने पूरे 26 राउंड जीत लिए थे। लगातार उसे जीतता देखकर तो नारुमी भी हैरान थी। उन सभी को लगता था कि वो जेट पेंडेंट के लिए ये गेम खेल रहा है। वहीं सुबाई के बार बार जीतने पर उस ठरकी लड़के नियान की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जिसका ये बोट है। वो खुद पर्सनली सुबाई के साथ शर्त लगाकर इस गेम को खेलने वाला था। शर्त के तौर पे हमारे सुबाई ने कहा था कि अगर वो ये गेम जीत जाता है तो नियान को उसकी सीनियर सिस्टर और उसे तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि वो इस बोट पर है। नियान ने गेम में चीटिंग की थी, लेकिन फिर भी हमारा सुबाई जीत जाता है और नियान उससे प्रॉमिस करता है कि वो जब तक इस बोट पर है वो सेफ है। हमें दिखाते हैं कि बाई हे और बाई लॉन्ग भी उस बोट पर पहुंच चुके थे, जिसके बारे में नियान और उसके मैनेजर को पता लग जाता है। नियान को सुबाई से बात करने पर कुछ ज्यादा सस्पिशियस लगा नहीं, बल्कि उसे तो ये पता लगा कि सुबाई एक डिसाइपल है। उसे समझ नहीं आता कि बाई हे और बाई लॉन्ग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, तो वो इस बारे में अपने मैनेजर को बात करने के लिए भेज देता है। उसका मैनेजर बाई हे और बाई लॉन्ग से कहते हैं कि पहले जब तक उनके गेस्ट इस बोट में है तब तक फोन पर हमला न करे, एक बार वो उससे उतर जाए तो वो उस पर हमला कर सकते हैं। पर उनकी हरकतों से देखकर उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं, क्योंकि वो तो उनका सामान भी तोड़ देते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें सुबाई और हमारे सीनियर को दिखाते हैं, जो आपस में काफी अच्छा वक्त गुजार रहे थे। पर तभी एक स्टोरी टेलर की मास्टर जे की एक स्टोरी सुनाने पर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। सुबाई और सीनियर सिस्टर जे की बातों से हमें पता लगता है कि असल में मास्टर जे ने एक फाइट के दौरान उनकी मदर यूएन को मार दिया था और लोग हमेशा से यूएन को ही गलत समझते आ रहे हैं। यहाँ बातों बातों में सीनियर सिस्टर यू को भी बाई हे और बाई लॉन्ग नजर आ जाते हैं, तो वो अपने रूम में चली जाती है। उन्हें समझ आ गया था कि रूम से बाहर वो लोग सेफ नहीं है। दूसरी तरफ नियान को दिखाते हैं, जिसे पता लग चुका था कि हेवनली पैलेस शैंगलिन के लोग उसकी बात नहीं मानने वाले, तो वो अपने सर्वेंट के साथ पहुंच जाता है हमारे सुबाई के रूम में उसे सरप्राइज देने के लिए। उसे लग रहा था कि सुबाई और सीनियर आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो वो उनके लिए एक रोमांटिक सा बात अरेंज करवाता है। बेचारा हमारा सुबाई तो इस चक्कर में ब्लश करने लग गया था। नियान यहाँ पर सुबाई से ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि बाई हे और बाई लॉन्ग आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, पर उसे कोई सही जवाब नहीं मिलता। तो वो सुबाई को रूम के अंदर धकेल देता है, जो कि रूम से बाहर था। ब्लश करने के चक्कर में अंदर जाने पर तो उसकी हालत खराब हो जाती है, पर सीनियर सिस्टर बुरा नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ हमें नियान को दिखाते हैं, जो कि हेवनली पैलेस के साथ अपनी फाइट की तैयारी कर रहा था, ये कैलकुलेट करके कि कौन ज्यादा पावरफुल है। वहीं अब जाकर हमें फेंग और यूलिंग के बारे में खबर मिलती है, जो कि उस फाइट के चक्कर में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। फेंग तो इतना ज्यादा कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मम्मी बना हुआ था, और बेचारा यूलिंग तो इतने देर तक ड्राइव कर रहा था कि ड्राइव करते करते ही बेहोश हो जाता है। एक अननोन पर्सन उनकी मदद करने लग गया था। यहाँ सुबाई को दिखाते हैं, जो कि सीनियर को मास्टर से मिलने की कहानी सुनाते हुए ये बता रहा था कि मास्टर ने कितने सालों तक उसे प्रैक्टिस करवाया, जहाँ वो 10 सालों तक सिर्फ स्वॉर्ड को मयान से निकालने की ही प्रैक्टिस कर रहा था, और अब उसे ये प्रैक्टिस करने के लिए सीनियर सिस्टर की स्वॉर्ड चाहिए थी, जो कि उसे मिल भी जाती है। वहीं वो जो अननोन पर्सन फेंग और यूलिंग की हेल्प कर रहा था, वो जबरदस्ती उनके साथ स्काई क्लाउड पैलेस जाना चाहता था। उस अननोन पर्सन जिसका नाम मून था, उसकी और यूलिंग की फाइट हो जाती है, पर वो तो यूलिंग को इतने अमेजिंग ऑसम मूव्स दिखाता है, जिसे देखकर यूलिंग खुद हैरान था। अब इनसे बात करने पर हमारे यूलिंग और फेंग को पता लग जाता है कि ये तो असल में एक मास्टर है, इनका नाम डोंगफेंग है, ये असल में एक सेज है, और वो भी पैलेस ऑफ लर्निंग के। उन दोनों ने मास्टर डोंगफेंग के बारे में सुना था, पर उन्हें लग रहा था कि वो कोई 70-80 साल का बुढ़ा होगा, पर ये तो काफी ज्यादा यंग है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन मास्टर जब उनकी ट्रेनिंग कराते हुए उन्हें काफी अच्छे वेपन्स देते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये सच में उनके सेज है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें शिप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सुबाई और सीनियर को पता लग गया था कि नियान के सोल्जर्स और बाई हे और बाई लॉन्ग के बीच में फाइट होने वाली है। पर नियान बाई हे के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, वो काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नियान ने सुबाई और सीनियर को प्रोटेक्ट करने का वादा जो किया था, तभी वो दोनों उसके सामने आकर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ नियान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, बल्कि अभी भी सीनियर को ताड़ रहा था, जिसे हमारा सुबाई चिढ़ते हुए कहता है कि तुम दोस्त अच्छे हो, लेकिन आदमी बहुत बुरे हो। अब यहाँ सुबाई सीनियर की स्वॉर्ड लेकर खुद उनके साथ फाइट करने वाला था, जहाँ वो अपने स्वॉर्ड के इंटेंट का यूज करके एक जबरदस्त अटैक थ्रो करने वाला था। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास की पूरी जगह शेक करने लग जाती है, लेकिन फिर भी बाई हे और बाई लॉन्ग इस अटैक को रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और साथ ही सुबाई को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देते हैं। और अब सुबाई को इंजर्ड देखने के बाद सीनियर आगे आकर उन दोनों के साथ फाइट करने वाली थी, पर नियान अपने रहते उन्हें फाइट नहीं करने देना चाहता था, इसलिए शिप पे मौजूद सभी लोग उन दोनों से फाइट करते हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाता, बल्कि सभी लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तभी फाइनली सीनियर सिस्टर गोंग अपनी स्वॉर्ड वाटर इंटेंट
हैंड का यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करती है, जिसे टेलीपोर्ट होने के बावजूद भी ये दोनों काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इन्होंने इस टेक्निक को पहले भी कहीं देखा था। सीनियर गोंग को पता था कि वो इंसान कौन है, वो उनका भाई है। सीनियर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो इन दोनों के हाथों से इंजर्ड हो जाती है और उनकी स्वॉर्ड भी उड़कर किसी पावरफुल मिस्टीरियस पर्सन के पास पहुंच जाती है, जो दूर से इनके अटैक को देख रहा था। ये पर्सन बाई हे और बाई लॉन्ग पर काफी जबरदस्त अटैक करता है, जिससे ये दोनों भी डर जाते हैं। हमें पता लगता है कि ये मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं बल्कि रेड स्वॉर्ड लेडी है। ये भी शैंगलिंग हेवनली पैलेस से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी वो सू बाई और सीनियर की हेल्प करी थी। ये देखने के बाद वहाँ पर एक मास्क मैन आ जाता है, जो कि उन्हें रोकने के लिए उन पर अटैक कर रहा था, पर वो रेड स्वॉर्ड फेरी को छू भी नहीं पाता, बल्कि वही अपनी स्वॉर्ड से उसके मास्क पर एक जबरदस्त स्लैश लगा देती है। उस मास्क मैन की बातों से इन लोगों को पता लगता है कि ये रेड स्वॉर्ड फेरी है, जिसके बारे में हमारे सूबाई को उसके मास्टर ने बताया था कि वो तलवारबाजी में बहुत ज्यादा माहिर है। हमें पता लगता है कि रेड स्वॉर्ड फेरी असल में जीमू सिटी की लॉर्ड है और उनका नाम जीमू बाईयू है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी सीनियर सिस्टर की सिस्टर इन लॉ है। ये जानकर कि वो उनके भाई के रिलेशन में है, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बस फिर क्या था, मिस बाईयू सीनियर और सू बाई को अपने साथ पोर्ट में लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है, जहाँ इधर नियान को दिखाते हैं उसे तो हमारी रेड स्वॉर्ड फेरी से प्यार हो गया था। वहीं सेफली उस जगह से निकलने के बाद सू बाई, जिसे फॉर्चुनेटली हमारी सीनियर के भाई की लव स्टोरी के बारे में पता था, वो कहता है कि सेकंड सीनियर यहाँ से निकलने के बाद, यानी उनके पैलेस ऑफ लर्निंग से निकलने के बाद, सभी सेक्ट के पावरफुल लीडर के साथ फाइट करके खुद को चैलेंज करते थे, और ऐसे ही फाइट करते करते वो जीमू सिटी में भी पहुंच गए थे और वहाँ रेड फेरी के साथ फाइट करने लग गए। पहली फाइट में तो वो हार गए थे, लेकिन फिर वहीं रहकर उन्होंने खुद को रिकवर किया और दूसरी फाइट में वो मैच को ड्रॉ करने के लायक बन गए। इसके आगे की स्टोरी मिस बाई उन्हें सुनाती है, ये कहते हुए कि उसके बाद वो एक टावर पर प्रैक्टिस करने गए थे और वहाँ के स्वॉर्डमैन के साथ फाइट करने में वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। वापस आने के बाद उन्होंने मुझसे शादी तो की, लेकिन 3 दिन के बाद उनकी जान चली गई। यहाँ मिस बाई हमारे सू बाई के लुक की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी कमजोर है, तो फिर आखिर तुम मिस्टर जिए के डिसाइपल कैसे बने, और आखिर उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। तो सू बाई को शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी पता था अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में, वो सब कुछ उन्हें बता देता है। मिस बाई को पता लग जाता है कि मास्टर जिए ने हमारे सू बाई को कुछ खास नहीं सिखाया, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगी, और फिर वो उसे अपने साथ अपनी सिटी ले जाती है। मिस बाई वहाँ जाने के बाद हमारे सू बाई को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने लगती है, जहाँ पर उन्होंने हमारे सू बाई को फेरी बुक के कुछ और पन्ने भी दिए थे, जो कि उनके फादर के पास थे। मिस बाई को यहाँ पर सू बाई से बात करने पर पता लगता है कि उसने ऑलरेडी फेरी बुक के काफी सारे टेक्निक्स को सीखे हुए, जिसमें से एक मेंटल टेक्निक है जो उसके सोते ही एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ सू बाई को मिस बाई से ये भी पता लगता है कि इस बुक के बहुत सारे पेजेस अलग अलग मास्टर के पास बिखर गए हैं, और इस फेरी बुक को अगर कोई पूरी तरह से सीख ले तो वो इमॉर्टल बन जाए, लेकिन इसे सीखने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। दूसरी तरफ हमें फैंग और यूलिंग को दिखाते हैं, जिन्हें एक बंदा अपने साथ उसी पैलेस में ले आया था। इस बंदे को भेजने वाली मास्टर यू थी। फैंग और यूलिंग को जब सुबह का पता लगता है तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस बाई को दिखाते हैं, जिन्हें मास्टर डोंगफेंग के बारे में पता लगता है तो वो उनके साथ फाइट करने लगती है। दोनों ही आपस में फाइट करते हुए बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि मास्टर डोंगफेंग और कोई नहीं बल्कि हमारे सीनियर सिस्टर के भाई के मास्टर रह चुके हैं। उन्हीं की वजह से उनके भाई को वेलोंग माउंटेन जाना पड़ा और वहाँ से लौटने के बाद उनकी जान चली गई। मिस बाई अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार मास्टर डोंगफेंग को मान रही थी, पर उनसे बात करने के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है जब वो जानती है कि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। इधर दूसरी तरफ सुबाई को जैसे ही पता लगता है मिस्टर डोंगफेंग के बारे में, वो उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उनकी एज कम लग रही थी तो वो उन्हें कोई छोटा सीनियर समझ रहा था। पर जब वो अपने एक्चुअल सीनियर्स को उन्हें ग्रीट करता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि यही मास्टर डोंगफेंग है। यहाँ पर सुबाई मास्टर डोंगफेंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके मास्टर को बचाने में उसकी हेल्प करे, पर डोंगफेंग बताता है कि उसके मास्टर को उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि असल में शांगलिंग हेवनली पैलेस के चीफ मास्टर काफी ज्यादा बीमार है और उन्हें अब सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है और वो है इमॉर्टैलिटी। और वो इमॉर्टैलिटी उन्हें तभी हासिल होगी जब वो फेरी बुक के सारे कल्टीवेशन लेवल्स को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बिना हमारे सुबाई के अधूरा है, क्योंकि बाकी का पेज तो उसने याद करके फाड़ दिया ना। तभी अचानक से मास्टर डोंगफेंग को किसी पावरफुल इंसान के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट ही पल वो उनके साथ वहाँ पर फाइट करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि शांगलिंग पैलेस के मास्टर बाईजे थे। यहाँ दूसरी तरफ पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मिस बाई से भी कोई फाइट करने के लिए आ जाता है। ये बंदा भी एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर था, जिसकी हॉबी थी अलग अलग साइड के स्वॉर्ड मास्टर्स के साथ फाइट करके उनकी स्वॉर्ड को कलेक्ट करना। मिस बाई उन्हें अपने साथ पैलेस से काफी दूर ले जाती है फाइट करने के लिए। मिस बाई के वहाँ से जाने के बाद सीनियर उनकी हेल्प करने के लिए अपनी टीम के साथ बग्गी में रवाना हो जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें पता लगता है कि थोड़ी और दूर जाने पर फैंग की टेरिटरी आ जाएगी, यानी कि वही जगह जहाँ पर वो जाना चाहते थे, क्लाउड स्काई पैलेस।
यहाँ पर फैंग अपने फादर, अपने सेकंड अंकल और अपनी आंट के बारे में बताता है कि उसके फादर सबसे फेमस स्वॉर्डमैन थे, उसकी आंट एक अय्याश है जो पावरफुल और खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा ठरकी भी है। वहीं उसके सेकंड अंकल डिसेबल है और गैम्बलिंग का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। तभी बातों के ही दौरान उनकी बगी के आगे एक और बगी आ जाती है जो काफी ज्यादा रॉयल लग रही थी। उस बगी के गार्ड्स हमारे सूबाई को आगे नहीं जाने देते क्योंकि उनका फंक्शन होने वाला था और उसके लिए सिर्फ वीआईपी गेस्ट ही इनवाइटेड थे। अब स्काई क्लाउड पैलेस में एंट्री लेने के लिए हमारा सूबाई फैंग के कहने पर यूलिंग को सेक्रीफाइस करने वाला था अपनी आंट को पेश करके, पर उसकी आंट को यूलिंग से ज्यादा सूबाई में इंटरेस्ट आ जाता है और वो सभी लोग फोर्स करते हुए सूबाई को आंट के पास भेज देते हैं। बेचारा तो सोच रहा था कि वो हलाल होगा, लेकिन इसके अपोजिट हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बाई है जो कि उसे किडनैप करके वहाँ से गायब हो जाता है। सूबाई को ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड्स भी जंगल के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन उसके फॉग में ही खोकर रह जाते हैं। अब तक सीनियर को पता लग चुका था कि सूबाई को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाई है और बाईलोंग है, जो कि उसे बांध कर मजे से उसके सामने खाना एंजॉय कर रहे थे। साथ ही उसे डरा भी रहे थे कि वो उसके हाथ पांव काट देंगे। यहाँ सूबाई बातों बातों में उनको उकसा कर उनकी टेलीपोर्टेशन का रास्ता गलवा लेता है कि वो कैसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि सूबाई बच्चा है, उनकी बातें नहीं समझेगा, इसलिए वो काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। साथ ही वहाँ का मौसम तेजी से खराब हो रहा था, जिससे हमें ये भी समझ आ जाता है कि मास्टर बाइजे और मास्टर डोंगफेंग के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही है और ये फाइट सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। दोनों ही अपने अल्टीमेट मूव का यूज कर रहे थे, जिससे आसपास का एनवायरनमेंट बुरी तरीके से चेंज हो रहा था। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हमारा सूबाई बस वहाँ से भागने के मौके की तलाश में था। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त भी पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें सूबाई का कोई अता पता नहीं मिलता। यहाँ जैसे ही आसमान से बिजली कड़कती है, वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सूबाई मौका पाकर उन्हें ऐसा शो करता है जैसे कि उसने इल्यूजन टेक्निक सीख ली और वो उसी का यूज करके वहाँ से गायब हो गया। वो लोग उसके बहकावे में आते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सूबाई जब फाइनली यहाँ से निकलने वाला था, तब उसकी मुलाकात फैंग की रियल आंट से होती है, जो कि उसे वहाँ से उठाकर अपने पैलेस ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर डोंगफेंग और मास्टर बाइजे को दिखाते हैं, जो फाइट करते करते अपनी काफी सारी एनर्जी लॉस्ट कर चुके थे और अब वो एक दूसरे को जाने देते हैं। मास्टर जे को दिखाते हैं, जो कि कैद में मस्त आराम की जिंदगी जी रहे थे। तभी हेलियन मास्टर आकर उन्हें सूबाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसे सुनकर भी वो न सुनने की एक्टिंग कर रहे थे। इसके बाद हमें हॉल ऑफ इमॉर्टल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वहाँ का सेकंड मास्टर मूफेन फैंग के फादर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। तभी वहाँ पर उसके अंकल भी आ जाते हैं, जो कि सैगलिन हेवन पैलेस के बारे में बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर मास्टर बाई आ जाते हैं, जो कि इनकी डिसरेस्पेक्ट सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। हमें पता लगता है कि इन लोगों के पास भी फेरी बुक के कुछ पन्ने थे, जिन्हें लेने ही मास्टर बाई यहाँ आए थे। मास्टर बाई के जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये लोग फैंग फैमिली में हो रहे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंग की आंट को दिखाते हैं, जो कि सूबाई को लेकर फैंग के फादर के पास चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े और बीमार लग रहे थे। बाकी दुनिया के हिसाब से तो फेंग युआन मारे जा चुके हैं, लेकिन सूबाई को पता लगता है कि वो काफी ज्यादा बीमार है और उनके ज्यादा दिनों तक बचने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे ही फैंग के फादर को पता लगता है कि उनका बेटा उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया है, तो यहाँ के खतरे से बचाने के लिए वो आंट को ऑर्डर देते हैं कि फैंग को वापस भेज दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सूबाई अपने पावर एब्जॉर्बिंग स्किल का यूज करके फैंग के फादर को क्योर करने की कोशिश करने लग जाता है, पर इस प्रोसेस में उसकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ आंट को दिखाते हैं, उन्हें फैंग और उसकी टीम मिल चुकी थी, जिसे लेकर वो अपने पैलेस पहुंच जाती है और इस बारे में जाकर अपने भाई को खबर देती है। दूसरी तरफ सूबाई को दिखाते हैं, जो इतनी ज्यादा पॉइजनस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी अजीब फील कर रहा था। इधर आंट को दिखाते हैं, जो कि फैंग और उसकी टीम को बताते हैं कि उसके फादर के गायब होने के बाद सेकंड अंकल खुद को सिटी लॉर्ड बनाने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े सेट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फैंग नहीं चाहता था कि उसके फादर की जगह इस तरीके से उससे छीन ली जाए, इसलिए वो जिए के रेपुटेशन का फायदा उठाते हुए उस फंक्शन में भेस बदल कर चला जाता है। उस फंक्शन में मू फैन के साथ साथ और भी लो नाम का एक और बंदा आया था, जिनके बिहेवियर को देखकर हम समझ जाते हैं कि इन्होंने ही फैंग के अंकल की हेल्प की है, फेंग युआन यानी कि फैंग के फादर को गायब करके उन्हें सिटी लॉर्ड बनाने में। जैसे ही सेकंड अंकल खुद को सिटी लॉर्ड अनाउंस करने वाले थे, तभी वहाँ पर फैंग एंट्री लेता है। उसे देखकर तो सेकंड अंकल इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उनके साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं, वो भी अपने काफी पावरफुल स्वॉर्ड के साथ। पर फैंग ने भी मास्टर डोंगफेंग के साथ प्रैक्टिस करके काफी सारी नई स्किल सीख ली थी, तो वो भी अंकल को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था और ये देखकर दूर से उसके फादर को उस पर काफी प्राउड फील होने लग जाता है। यहाँ फैंग अंकल को संभाल नहीं पाता। धीरे धीरे बाकी सारे लोग भी अंकल की हेल्प करने के लिए आगे आने लगे थे, तो सीनियर और योलिंग भी उसकी हेल्प करने के लिए अरीना में आ जाते हैं। फैंग के अंकल उस पर भारी पड़ने लगे थे, पर तभी वहाँ एक काफी ब्यूटीफुल स्वॉर्ड के साथ हमारा हीरो सूबाई एंट्री लेता है।
उनके पीछे पीछे फेंग के फादर फेंग युआन भी आ गए थे। उन्हें देखकर बाकी सारे लोगों का चेहरा लटक गया था। यहाँ फेंग युआन को मारने के लिए हॉल ऑफ इमॉर्टल मू फैन आगे आकर अपने वेपन के साथ उन पर अटैक करने लग गया था। हमारा सू भाई अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन्हें ब्लॉक कर रहा था, जहाँ वो उसके हाथ पे लगे हुए निशान से ये नोटिस कर लेता है कि उसके अंकल आंट का कातिल और कोई नहीं बल्कि यही बनता है, जिसे वो फाइट में हराकर ऑलमोस्ट जान से मारने ही वाला था। पर तभी वहाँ पर मास्टर बाइजी आ जाते हैं, जो कि एक ही फिंगर के अटैक से हमारे सू भाई को बेहोश कर देते हैं। बस फिर क्या था, बेहोश होने के बाद हमारे हीरो की अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंखों का कलर फिर से रेड हो जाता है। वो किसी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था और ये देखकर मास्टर बाइजी को खुशी होने लगती है, क्योंकि फाइनली उन्होंने फेरी बुक के उस अल्टीमेट मार्शल आर्ट को देख लिया। इसी मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से ही तो वो सुबाई के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा चालाकी से हमारे सुबाई को कंट्रोल करते हुए मास्टर बाइजी पर अटैक करवा देती है, जहाँ हमारा सुबाई बड़े आराम से मास्टर जी पर भारी पड़ रहा था। वो उन्हीं के टेक्निक को रिवर्स कर उन पर अटैक करने लग जाता है। काफी देर के घमासान युद्ध के बाद मास्टर बाई ने हमारे सुबाई को बेहोश कर दिया था और वो उसे उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। सीनियर फेंग और यूलिंग को यहाँ का मामला निपटाने का बोलकर खुद मास्टर बाई के पीछे जाने लगती है, जहाँ मास्टर बाई काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो सुबाई को पेड़ पर टांग कर हमारे सीनियर के साथ फाइट करने वाले थे। तभी वहाँ पर एक शराबी स्वॉर्डमैन की एंट्री होती है। वो भी सुबाई को ही ढूंढ रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी सीनियर उसे ऐसे मैनिपुलेट करती है कि वो बंदा मास्टर बाई के साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है। उस बंदे ने मास्टर बाई को हरा दिया था, तो मास्टर बाई वहाँ से भाग जाते हैं। पर अब वो बंदा सीनियर और सुबाई के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो सुबाई को अपने साथ ले जाना चाहता था। उस बंदे से बात करने के बाद सीनियर को पता लगता है कि इस बंदे का मास्टर काफी अच्छा है और वो बस हमारे सुबाई से मिलना चाहता है, तो वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बाई को दिखाते हैं, जो कि घायल होने के बाद रिकवर होने चाहते थे, और वो बाई है और बाई लोगों को कहते हैं कि रास्ते भर में नाकाबंदी करके सुबाई और सीनियर की तलाश करे। इधर दूसरी तरफ हमें उस कैसलवेनिया के पर्सन को दिखाते हैं, वही पियक्कर, उसका नाम जाओ था। वो अपने कैरेज में सुबाई और सीनियर को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ पर एक बंदा सुबाई को पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था, और जैसे इस बारे में जाओ को पता लगता है, वो उसकी अच्छी क्लास लगाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ मास्टर डोंगफेंग को देखते हैं, जो कि अब एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने दोस्त के पास जाकर वो अपनी बॉडी को रिकवर करने लग गए थे। रात को ठहरने के लिए जाओ सुबाई और सीनियर के साथ जब एक रेस्टोरेंट में एंटर होता है, तो वहाँ पर काफी सारे दुश्मन सुबाई का इंतजार कर रहे थे, और वो देखते ही देखते जाओ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उनके साथ फाइट में बिजी होने की वजह से जाओ कैसलवेनिया का मैप सीनियर को पकड़ा कर उन दोनों को वहाँ से निकलने को कह देता है। काफी ज्यादा जिद करने पर सीनियर और सुबाई वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन वापस आकर वो जाओ की हेल्प करते हैं, जिसे मास्कमैन और काफी सारे लोगों ने काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। हमारा सुबाई थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके जाओ को थोड़ा सा रिकवर करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब तक उन गुंडों को भी पता लग जाता है कि जाओ के साथ ये दोनों कैसलवेनिया की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमें बाई हे को दिखाते हैं, जिसे पता लग चुका था कि सीनियर हमारी सुबाई को लेकर कैसलवेनिया की तरफ रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे मास्टर जी जहाँ पर कैद थे, वहाँ पर एक और सीनियर भी कैद था, जो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। मीट के खाने और वाइन के बदले वो हमारे मास्टर जी को प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे, पर मास्टर जी तो उस पावरफुल पर्सन से सुबाई की रक्षा करने को कहते हैं, जिसके पीछे व्हाइट लॉर्ड यानी कि बाइजे पड़ा हुआ था। अब तक रेड स्वॉर्ड फेरी को भी पता लग जाता है सुबाई के बारे में कि वो कैसलवेनिया की तरफ रवाना हो चुका है। काफी दिन गुजरने की वजह से जब सेक्ट में किसी को भी हमारे सीनियर्स के बारे में कोई खबर नहीं होती, तो मास्टर जाओ खुद अपने स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ से नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सुबाई को दिखाते हैं, वो जैसे अपनी बग्गी को कैसलवेनिया की तरफ रवाना कर रहा था, तभी हवा में उसे एक चील उड़ता हुआ दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी तरीके का संदेश हो, जिसके बारे में जाओ को पता लग गया था। ये उनके सिटी लॉर्ड के द्वारा भेजा गया है। इससे पहले कि वो लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते, तभी वहाँ पर ड्रैगन विंड नाम का बंदा आ जाता है अपने काफी सारे गार्ड्स के साथ सुबाई को पकड़ने के लिए। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिनसे फाइट करने में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वहाँ पर उसी स्वॉर्ड डीमन की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम मुयान है। हमें पता लगता है कि ये बंदा, इसने हमारी मिस बाई के साथ फाइट की थी, ये उनसे प्यार कर बैठा है और अब वो उसकी खातिर हमारी सुबाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस बारे में जब सुबाई को पता लगता है, तो उसके तो होश ही उड़ गए थे कि अब ये मिस बाई को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। वहीं स्वॉर्ड डीमन के सुबाई को प्रोटेक्ट करने के पीछे एक और रीजन था, और वो ये था कि वो उसके फादर के काफी अच्छे दोस्त थे। तो वो अपने कैसलवेनिया में मौजूद 9 इविल मास्टर्स को इकट्ठा करके जितने भी लोग सुबाई को और सीनियर को पकड़ना चाहते थे, उनके खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के टाइम पे हमें सुबाई को दिखाते हैं, उसके खाने में किसी ने नींद की दवाई मिला दी थी, और वो जैसे ही सोता है वैसे वो मॉन्स्टर बन जाता है। और ये काम और किसी का नहीं, बल्कि तेंग नाम के 9th इविल मास्टर का था। यहाँ सीनियर को लगता है कि मुयान अच्छा इंसान नहीं है,
पर मुयान कहता है कि तेंग एक इकलौता ऐसा इंसान है जो कि हमारे सुबाई को ठीक करने की ताकत रखता है। यहाँ पर मुयान हमारे सीनियर को उसकी मदर, साथ ही हमारे सुबाई के फादर और मदर के बारे में काफी सारी डिटेल्स देते हैं और फिर उन्हें ये भी बताते हैं कि आखिर उस फेरी बुक का ओरिजिन क्या था। असल में एक दिन साउथ की तट पर अचानक से एक फेरी लैंड अपीयर हुआ, जहाँ से काफी मिस्टीरियस लोग आए जो बहुत ज्यादा शांत थे, लेकिन लोगों की सेवा करने के बावजूद भी वो उन्हें बेरहमी से मारकर रास्ते से हटाने लग गए और एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त जितने भी पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर थे वो सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। इस बारे में वो और भी ज्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन हमारा सुबा इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया था कि बेचारे तेंग को उसे नीडल मारकर बेहोश करना पड़ता है। उन लोगों ने सुबाई को केज में बंद कर रखा था, इसलिए सीनियर को गुस्सा आ रहा था। जैसे ही केज हटती है, सीनियर को ये देखकर राहत की सांस आती है कि सुबाई अब आराम से सो रहा है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें ड्रैगन विंड को दिखाते हैं, जिससे मिलने बाई हे 3 मेजर सेक्ट्स के साथ आया था। ये लोग सुबाई को पकड़ने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उन्हें खबर मिलती है कि फेंग और हमारा जे ह्योलिंग कैसलवेनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी काफी सारे सोल्जर्स के साथ। ड्रैगन विंड बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था, पर बाकी सारे लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। पर जैसे उन्हें पता लगता है कि मास्टर बाईजे भी इस मिशन में शामिल है, तो वो सभी लोग एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर बाई से बात करने के बाद ड्रैगन विंड को ये पता लगता है कि मास्टर डोंगफेंग अब एक छोटे बच्चे बन चुके हैं। काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएंगे और ये उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब होने वाले युद्ध के बारे में मास्टर डोंगफेंग को भी पता लग चुका था। वो जाना चाहते थे अपने दोस्तों को बचाने के लिए, पर जैसे ही उनके दोस्त ओल्ड मैन को पता लगता है कि वो इंजर्ड होने के बावजूद भी उस फाइट में शामिल होने जा रहे हैं, तो वो मास्टर डोंगफेंग को रोकने के लिए खुद उस फाइट में शामिल होना चाहते थे। वह इधर बेहोश होने के बाद हमारे सुबाई को अपने सपने में एक और व्हाइट पर्सन नजर आता है। ये बंदा पहले भी हमारे सुबाई के बेहोश होने पर उसके सपने में आकर उसे खुद को ढूंढने को कह रहा था। इस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में हमारा सुबाई होश में आकर सीनियर सिस्टर को बताता है। साथ ही उसे ये भी पता लग गया था कि उसे बेहोश करने के लिए कैसलवेनिया के लोगों ने पॉइजन का यूज किया, तो वो तो उन पे गुस्सा कर रहा था। वो तो तेंग को मारना भी चाहता था, लेकिन उस बंदे को डिसेबल देखने के बाद वो अपना गुस्सा पी जाता है। पर तेंग को तो उसका ब्लड कलेक्ट करना था, तो वो उसका ब्लड कलेक्ट करता है, जिस बात से गुस्सा होकर हमारा सुबाई सीनियर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर वो बचाने से मना कर देती है। अब इसके बाद वो सभी सिटी लॉर्ड मुयान के पास जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ मुयान आगे की स्टोरी सुनाने वाला था। पर तभी उसे हमारे सुबाई की बातों से पता लगता है कि उसके सपने में एक व्हाइट रॉब वाला बंदा आया था। वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम लू जाओबिन है। वो दूसरों के सपने में आने की ताकत रखता है। उसी की वजह से सालों पहले वो भीषण युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से फेरी बुक टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। मुयान यहाँ सभी को बताता है कि उन व्हाइट रॉब वाले पर्सन को यिनजाओ विजिटर्स कहा जाता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग सुबाई को कैसे जानते हैं। दूसरी तरफ मास्टर बाईजे के तो अलग ही प्लान थे। वो सभी लोगों को और सुबाई को अपने पास बुलाने के लिए मास्टर जिये को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाते हैं, जिसके खिलाफ बाकी सारे एल्डर्स थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। दूसरी तरफ तेंग को दिखाते हैं, जो सुबाई का ब्लड चेक करने के बाद उसका एंटीडोट ढूंढ लेता है। वहीं सुबाई को भी अपने मास्टर के फांसी पर चढ़ने की खबर मिल जाती है। वो काफी गुस्से में सांगलिन हेवनली पैलेस जाना चाहता था। उसके बाकी सारे दोस्तों को भी इस बारे में खबर लग चुकी थी। फेंग और यूलिंग भी कैसलवेनिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में कुछ गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी फेंग और यूलिंग को बचाने के लिए वहाँ पर मास्टर ज़ो भी आ जाते हैं। मास्टर ने बड़े आराम से उस इंसान को हराकर सफर को आगे के लिए कंटिन्यू कर लिया था और अब अपने डिसाइपल्स के साथ कैसलवेनिया पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मुयान हमारे सुबाई को लेकर टैंक की लैब की तरफ जाते हैं। उसने एंटीडोट बना लिया था। अंदर जाकर टैंक से बात करने पर सुबाई को एंटीडोट के बदले अपना थोड़ा सा ब्लड देना था। वो तो गुस्सा हो जाता है कि तुम बार बार मेरा ब्लड क्यों निकालते हो, लेकिन सुबाई को टैंक से बात करने पर पता लगता है कि अगर वो एक तरीके का खास मार्शल आर्ट सीखेगा तो उसकी ब्लड की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसे ये काम जल्द से जल्द करना है। वहीं दूसरी तरफ कैसलवेनिया में होने वाले इस घमासान युद्ध के बारे में जब मिस बाई को पता लगता है तो वो भी वहाँ पर आने की कोशिश करती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मास्टर डोंगफेंग के फ्रेंड से होती है, जो कि उन्हें आगे भेजकर खुद एक ओल्ड मास्टर के साथ फाइट करने लग जाता है, जो सच में उनके लेवल के ही जितना पावरफुल था। पर वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उस दूसरे वाले ओल्ड मैन को बहुत आराम से हरा देते हैं। सुबाई को अपने मास्टर को बचाने जाना था, इसलिए वो सभी लोग रात को ही निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनके निकलने से पहले ही कैसलवेनिया पर सभी फैमिलीज चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देती है। 9 मास्टर्स भी उनके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। तभी फाइट के दौरान न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम ब्लड किंग था। वो चारों तरफ फॉग फैलाकर सुबाई और उसकी टीम को वहाँ से भागने में हेल्प करने लगता है, जिसे रोकने के लिए बाई ही आगे आ रहा था। पर मास्टर मुयान उसके साथ फाइट करके उसे ब्लॉक कर लेते हैं। बेचारा सुबाई तो बैटलफील्ड से निकलने के बाद राहत की सांस ले रहा था कि फाइनली वो बच गया, लेकिन तभी उसके सामने मास्टर बाईजे आ जाते हैं, वो भी बाईलोंग के साथ।
उन्हें रोकने के लिए हमारा फेंग और यूलिंग आगे आते हैं, लेकिन वो भी उन्हें हरा नहीं पाते। मास्टर जाओ भी मास्टर बाई के साथ फाइट कर रहे थे, पर वो अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। पर तभी वहाँ पर मिस बाई आ जाती है, जो कि फाइट को कंटिन्यू करती है और हमारे सुबाई को वहाँ से जाने को कहती है। सुबाई वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके मास्टर को फांसी लगने ही वाली थी कि तभी उसका रास्ता रेड क्रो रोक लेता है। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर जे को फांसी के लिए ले जा रहे थे। सुबाई को तैंग ने कुछ दवाइयाँ दी थी, जो वो दिन में सिर्फ एक ही ले सकता था। वो उसके पावर को बूस्ट कर देता, लेकिन उस पिल को लेने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो एक दिन में 2 पिल नहीं खा सकता। तो सुबाई उनमें से एक पिल को खाकर अपनी पावर को बूस्ट करता है और फिर वो रेड क्रो के साथ फाइट करके उसे बड़े आराम से हरा देता है। पर तभी उसके सामने निंगोंग चैंग आ जाता है। इस बंदे से बात करने के बाद सुबाई को पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि शैंगलिन का करंट सिटी लॉर्ड है। पर अब तक सुबाई को सारी कहानी पता लग चुकी थी। वो जानता है कि सैंगलिन पैलेस का असली मास्टर वो है, लेकिन अफसोस ये लोग उसके पीछे इसीलिए पड़े हैं ताकि वो सुबाई को मारकर उसके पास से वो मार्शल आर्ट हासिल कर ले और हमेशा हमेशा के लिए सैंगलिन पर कब्जा कर ले। यहाँ पर सीनियर और सुबाई को फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा इंजरी मिलती है। वो दोनों मिलकर भी इसे रोक नहीं पा रहे थे। सीनियर इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि सुबाई को उन्हें बचाने के लिए फाइनली वो दूसरा पिल खाना ही पड़ता है। इस पिल को खाने के बाद हमारा सुबाई हमेशा हमेशा के लिए डीमन बन के ही रहने वाला था। पर वो इस पिल को खाने से पहले सीनियर से प्रॉमिस करता है कि वो चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना रहे, वो सीनियर से इतना प्यार करता है कि वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। हमारा हीरो पूरा डिमोनिक फॉर्म में आकर उस बंदे के साथ फाइट करने लगा था और इसी फाइटिंग सीन को दिखाते ही हमारा सीजन 1 यही एंड हो जाता है। अच्छी खबर ये है कि सीजन 2 रिलीज हो चुका है और मैं उसके एपिसोड्स जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। तब तक आपने इस सीरीज को कितना एंजॉय किया कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।